and the graph is an Euler graph. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ग्राफ बनाया है, मैं किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर रही हूं, मैं यहां से सॉरी हमने ये एक वर्टेक्स लिया, ये गए हम, ये गए, फिर मैं यहां गई, फिर मैं यहां गई और फिर यहां। ठीक है, अब ये क्लोज वॉक है क्योंकि आपने जिस वर्टेक्स से शुरू किया था उसी वर्टेक्स पे आ गए आप। अब क्लोज वॉक है तो ऑब्वियसली वॉक क्या होती है जिसमें कि एजेस रिपीट नहीं होती है, वर्टाइसेस रिपीट हो सकते हैं। पर क्लोज वॉक में क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है, बाकी कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता, एजेस तो रिपीट होती ही नहीं है। तो इसलिए ये एक क्लोज वॉक हो गई क्योंकि कोई भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए पर सारी एजेस कवर हो जाना चाहिए, तब हम उसको आइलर ग्राफ बोलेंगे। समझ में आई बात? कोई भी ग्राफ मैंने बनाया, मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया, ये भी एक क्लोज वॉक है ना, और आइलर ग्राफ भी है क्योंकि सारी एजेस भी कवर हो गई है आपकी और कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारे आइलर ग्राफ हो जाएंगे जिसमें कि ग्राफ की सारी एजेस कवर हो जाए और वो एक क्लोज वॉक बनाए। ठीक है, तो वो कहलाता है आइलर ग्राफ। नेक्स्ट है हैमिल्टोनियन सर्किट। हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है? इन अ कनेक्टेड ग्राफ G, a closed walk that traverses every vertex of G exactly once except of course the starting vertex at which the walk also terminate। मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स। अब ऑब्वियसली अगर मैं सर्किट वर्ड बोल रही हूँ, कोई सा भी सर्किट, तो सर्किट का मतलब क्या हुआ कि वो क्लोज होगा, है ना, जिस पॉइंट से हम शुरू करेंगे उस पॉइंट पर एंड भी होगा, तो वो सर्किट होगा। अब हैमिल्टोनियन सर्किट क्या हो गया कि कनेक्टेड ग्राफ जी में आप एक क्लोज वॉक बोल रहे हो जो कि ट्रेवल्स करी हर वर्टेक्स, एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली वंस। हमने आइलर ग्राफ पढ़ा, उसमें भी क्लोज वॉक हमने ली थी, हैमिल्टोनियन सर्किट में भी हम क्लोज वॉक बोल रहे हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि वॉक है, दैट मीन्स क्या है, वॉक का मतलब क्या है कि एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। मैं बार बार इसलिए ये डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो सके, है ना। तो वॉक का मतलब क्या है? एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है वर्टाइसेस और एजेस की, जिसमें कि एजेस रिपीट नहीं होते हैं पर वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। लेकिन क्लोज वॉक में क्या होता है कि वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होते हैं पर टर्मिनल वर्टाइसेस सेम होते हैं, तभी वो क्लोज बन पाता है। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि क्लोज वॉक है पर वो उस ग्राफ के हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक बार जो है वो ट्रैवल, मतलब एक बार वो क्लोज वॉक में आना चाहिए। आप एक क्लोज वॉक बना रहे हैं, मैंने इस वर्टेक्स से, है ना, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहां से हम यहां गए हैं, फिर यहां गए हैं, फिर यहां गए हैं, फिर यहां गए हैं, देन ये दिस दिस दिस, तो ये क्लोज हो गया क्योंकि आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए ना। अब कुछ एजेस हमारी बच गई हैं, ये वाली एज, ये 4 एजेस हमारी बच गई हैं। तो लेकिन हमें हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या लिखा है कि कनेक्टेड ग्राफ है, जी है, जिसकी क्लोज वॉक जो है, ऐसी क्लोज वॉक जो कि हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक बार ट्रैवल करे। ठीक है, ट्रैवर्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट स्टार्टिंग, जो एंडिंग वर्टेक्स होता है, मतलब टर्मिनल वर्टाइसेस होते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब, जो बाकी सारे वर्टेक्स को वो केवल एक बार ही उस वॉक में एक ही बार है। ठीक है, समझ में आया? एजेस छूट सकती हैं पर ऊपर जब हमने आइलर ग्राफ पढ़ा था तो आइलर ग्राफ में एक भी एज छूटना नहीं चाहिए, यही पढ़ा था हमने, है ना। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हैमिल्टोनियन पाथ। इफ वी रिमूव एनी वन एज, if we remove any one edge from the Hamiltonian circuit, we are left with a path. This path is called Hamiltonian path. एक्चुअली हमने पाथ भी पढ़ा था। सिंपल पाथ क्या होता है? पाथ एक ओपन वॉक होती है ना, जिसमें ओपन वॉक होती है तो ऑब्वियसली एजेस तो रिपीट होती ही नहीं है, टर्मिनल वर्टाइसेस भी सेम नहीं होते, पर वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होता है ना, वो पाथ होता है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहां पर इस सर्किट में से, हैमिल्टोनियन सर्किट में से कोई एक एज को रिमूव कर दें, है ना। मैंने कोई भी एक एज को रिमूव किया, मैंने सपोज ये एज को रिमूव किया, तो मैंने यहां से स्टार्ट करा और ये यहां से आप यहां गए और यहां एंड हो जाओगे, है ना। तो यहां एंड हो गए। अब एक एज को रिमूव करने पर ये जो बना है ये कहलाएगा पाथ, हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक है, हम इसको सिंपली पाथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाथ में भी हमने यही बोला है कि एक ओपन वॉक होती है ना। ओपन वॉक है तो ऑब्वियसली ना ही वर्टेक्स रिपीट होगा ना ही एज रिपीट होगी। ठीक है, सॉरी, ओपन वॉक अकेला अगर हम ओपन वॉक बोलते हैं तो वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, पर अगर पाथ है तो वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हमने ये किया है कि एक्चुअली हैमिल्टोनियन सर्किट जो है उसी में हमने बोल दिया था कि वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता है। तो हैमिल्टोनियन पाथ भी हम हैमिल्टोनियन सर्किट से ही फॉर्म कर रहे हैं, एक एज को हटा के, क्योंकि हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या हो रहा था, इस एज से क्या हो रहा था, क्लोज हो रहा था, और हमें क्लोज नहीं बनाना है। पाथ जो होता है उसमें वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा, एक एज हटा दी जिससे हमारा वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, तो वो कहलाएगा हैमिल्टोनियन पाथ। Every graph that has a Hamiltonian circuit also has a Hamiltonian path. ठीक है, उसको हम हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलेंगे, जिसमें कि आपका हैमिल्टोनियन सर्किट और हैमिल्टोनियन पाथ होगा। ठीक है, तो फिर है डायग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड मतलब कि आपके पास जो ग्राफ दिया रहेगा उसमें कोई डायरेक्शंस दिए रहेंगे कुछ, है ना। तो यहाँ पर हमने जितनी भी अभी डेफिनेशंस पढ़ी थी स्टार्टिंग में ग्राफ की, सिंपल जो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ थे, है ना, वही सब अभी यहाँ पर भी है। तो डायग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें आपके पास जैसे कि ये बना हुआ है, डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्शंस दिए होते हैं इसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री होती है, इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री का मतलब ये कि जैसे कि ये हमने एरो बनाया है तो ये V2 के तरफ जा रही है, तो ये V2 की इन डिग्री हो गई, और आउट डिग्री कौन सी हो गई V2 के लिए, ये जो जा रही है ना। तो ये तो जो सेल्फ लूप होता है वो ट्वाइस काउंट करता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि उसकी एक इन डिग्री में आ जाता है और एक आउट डिग्री में, क्योंकि ये V2 से जा भी रहा है और V2 पे आ भी रहा है। ठीक है, इन डिग्री को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं और आउट डिग्री को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। अभी हम आगे और देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। A directed graph G consists of a set of vertices V, V1, V2, V3 and so on, and a set of edges E1, E2, E3 and so on, and a mapping psi that maps every edge onto some ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। ये जो डेफिनेशंस है ना, इसमें थोड़ी मिस्टेक लिखी हुई है, आप है ना बुक में से ही लिखना, है ना। जब आप लिखे तो प्लीज बुक को भी यूज करना जब आप नोट्स बनाए तो। सो हमने लिखा एवरी एज ऑन टू सम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, और हम वही बोल रहे हैं कि एक कोई मैपिंग हमने डिफाइन कर दी जो कि हर एक एज को ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस से ज्वाइन कर रही है ना। दो, क्योंकि हमारे पास दो वर्टेक्स के बीच में एक एज आती है ना, तो जो एज होती है वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस को मैप कर रही है। अब यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, ये आउट केस एक्चुअली और ये इन केस है ना, हमने प्लस साइन से इन केस बोला, आउट केस बोला माइनस साइन से। डिग्री ऑफ V2 है ना, तो इन केस हुआ, डिग्री ऑफ V2 मतलब उस पर इन कितनी एजेस हो रही है, तो V2 पे कितनी एजेस इंसिडेंट है, कितनी एजेस जो है वो इन हो रही है। तो हम देखें तो एक ये एज जा रही है और एक ये वाली एज जा रही है, इसलिए V2 की डिग्री कितनी हो गई, 2। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1।
देखो कैसे, हमने बोला है V2 की इन डिग्री और आउट डिग्री, है ना। तो V2 की इन डिग्री और आउट डिग्री क्या है, यहाँ पर हम देखें तो ये आपके पास V2 वर्टेक्स है, इस पर दो एजेस जो है वो आ रही है और एक एज जा रही है ना। E5 एज जो है वो सेल्फ लूप है, तो वो दोनों फॉर्म में है, एक बार आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इसका मतलब V2 की आउट डिग्री मतलब बाहर जाने वाली, है ना, वो कितनी हो गई 1, और इन डिग्री मतलब दो एजेस उस पर आ रही है, इसलिए कितनी हो गई, इन डिग्री इज 2। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। As in the case of undirected graph, a vertex is represented by a point and edge by a line segment between Vi and Vj with an arrow directed graph from Vi to Vj. Directed graph में हम arrow के through उसको show करते हैं, है ना, represent करते हैं. In a digraph, an edge is not only incident on a vertex. क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ में एज जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि वो वर्टेक्स पर इंसिडेंट है, बट इज आल्सो इंसिडेंट आउट ऑफ अ वर्टेक्स एंड इंसिडेंट इनटू अ वर्टेक्स, है ना, दो फॉर्म में होती है, इंसिडेंट आउट ऑफ अ वर्टेक्स एंड इंसिडेंट इनटू अ वर्टेक्स. द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट आउट ऑफ अ वर्टेक्स vi इज कॉल्ड द आउट डिग्री एंड इज रिटन एज d plus vi. ये गलत लिखा है, आउट डिग्री के लिए अपन d minus vi बोल रहे हैं. और द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट इनटू vi इज कॉल्ड द इन डिग्री, तो ये d plus vi आएगा. तो अगर मैं v1 की डिग्री देखूं, v1 पर इन डिग्री कितनी है v1 की, बताइए जरा. ये है v1 वर्टेक्स, सॉरी ये वाला, इस पर इसकी इन डिग्री कितनी है 1 और आउट डिग्री 3 है. 3 है. ये 1, ये 2 और ये 3, है ना. तो v1 की आउट डिग्री जो है वो 3 है और इन डिग्री जो है वो 1 है. ये लिखा उल्टा है ना. ये नोटेशन गलत लिखे हुए बेटा, इन डिग्री मतलब प्लस आएगा और आउट डिग्री मतलब माइनस आएगा, तो उस अकॉर्डिंग ये लिखा भी गलत है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. An isolated vertex in which the in degree and the out degree are both equal to 0. Isolated vertex की in degree और out degree दोनों 0 होगी. ये बात समझ में आई. आइसोलेटेड है, जब उस पर कोई एज ही इंसिडेंट नहीं है तो कहां से उसकी इन डिग्री और आउट डिग्री होगी, है ना. तो डिग्री 0 ही होती है उसकी वैसे भी, तो इन डिग्री आउट डिग्री भी 0 हुई. A vertex V in a digraph is called panded vertex if it is of degree 1. That is if उसकी इन डिग्री और आउट डिग्री का सम जो है वो 1 है. पेंडेंट वर्टेक्स है ना, तो ऑब्वियसली उसकी या तो इन डिग्री 0 होगी या आउट डिग्री, और कोई एक डिग्री उसकी 1 होगी, तो उसका सम हमेशा 1 ही आएगा. पेंडेंट वर्टेक्स पता है ना, पेंडेंट वर्टेक्स मतलब कि ऐसा वर्टेक्स अपन अगर जब डायग्राफ नहीं होता है तो अपन पेंडेंट वर्टेक्स इसको बोलेंगे ना. ये है, ये एक पेंडेंट वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 है. अब ये जो है और ये भी एक पेंडेंट वर्टेक्स है. अगर मैं सपोज मैंने यहाँ कुछ ग्राफ भी बना दिया, ठीक है, तो आपके पास ये अपन ने इस तरीके से बना दिया, तो ये वाला वर्टेक्स जो है वो पेंडेंट वर्टेक्स हुआ. अब इसकी इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 0 है, तो सम जो होगा पेंडेंट वर्टेक्स का वो हमेशा सम क्या आएगा, 1 ही आएगा. क्लियर है? ठीक है, ओके. यस, कोई कुछ मैम ये जैसे इन वाला एग्जांपल था, ऐसे कोई सा आउट वाला बता दीजिए प्लीज. पेंडेंट वर्टेक्स का यस मैम. आउट डिग्री भी वैसे ही हुआ ना बेटा. देखो जैसे कि अपन ने ये बनाया मैंने ग्राफ और ये ले लिया मैंने पेंडेंट वर्टेक्स, तो मैंने आउट डिग्री बना दी इसकी ये. तो इस वर्टेक्स सपोज ये v1 वर्टेक्स है, तो v1 वर्टेक्स की आउट डिग्री 1 है और इन डिग्री 0 है ना. तो अल्टीमेटली सम जो आएगा इन डिग्री प्लस आउट डिग्री का वो तो हमेशा 1 ही आएगा पेंडेंट वर्टेक्स का, क्योंकि उस पर या तो डिग्री इन डिग्री हो सकती है या आउट डिग्री हो सकती है ना.
यस मैम, क्लियर। इंसिडेंट आउट ऑफ वर्टेक्स हो सकता है, इंसिडेंट इनर वर्टेक्स हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट है, two directed edges are said to be parallel if they are mapped onto the same ordered pair of vertices. इसका मतलब ये है, अगर मैं बोल रही हूं ये मेरा ग्राफ है ना, अब मैंने यहां पर ये एज ले ली और ये भी एज ले ली है ना, ये मेरी E1 एज है बाहर वाली, अंदर वाले को मैंने बोला ये E2 है, ठीक है, और ये E3 है ना। मैं बाकी सब पे भी कुछ नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, अपन बस एक चीज देख रहे हैं। अब यहाँ पर बोला है टू डायरेक्टेड एजेस, डायरेक्टेड एज की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन बना दिया और ये बना दिया और ये बना दिया। अब मेरे को ये बताइए कि इसमें पैरेलल एजेस कौन कौन सी हैं? E2 और E3. No, first answer is correct. E1 and E3 are parallel edges, but E2 is not a parallel edge. क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी इन डिग्री आउट डिग्री जिन एजेस की सेम, मतलब कहना चाहिए कि आप जो जिन पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में हम एज को मैप कर रहे हैं वहां उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब वो पैरेलल एजेस कहलाएंगी। तो E1 E3 जो है वो सेम ऑर्डर्ड पेयर में है ना, सेम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस में है। देखो यहाँ पर अगर मैं इस वर्टेक्स को देखूं तो इस वर्टेक्स पर ये जो E1 एज है वो कैसी है, इंसिडेंट इन डिग्री के फॉर्म में है, और ये भी इंसिडेंट इन है, और ये इस वर्टेक्स के लिए वो इंसिडेंट आउट ऑफ अ वर्टेक्स है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास E1 और E3 जो है वो पैरेलल एजेस है, E2 जो है वो इनके पैरेलल नहीं है क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग है। समझ में आ गई बात? यस मैम। Yes, ma'am. In this graph, E8, E9, E10 are parallel edges, but E3 और E2 are not parallel edges. तो अपन ग्राफ में भी देख लेते हैं, ये देखिए E8, E9, E10 ये तीनों पैरेलल एजेस हैं, पर E2, E3 पैरेलल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिक डायग्राफ, है ना, हमने आइसोमॉर्फिक ग्राफ भी पढ़ा था। तो आइसोमॉर्फिक क्या था, जिसमें आपके पास दो ग्राफ को आइसोमॉर्फिक कब बोल रहे थे, जब उनका आइडेंटिकल बिहेवियर सेम हो, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो, मतलब एक ग्राफ में जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस जितने नंबर ऑफ एजेस हैं दूसरे ग्राफ में भी उतने होने चाहिए, एक ग्राफ में किसी वर्टेक्स की डिग्री जितनी है उतनी ही दूसरे ग्राफ में भी उतने ही वर्टाइसेस उसी डिग्री के होना चाहिए। तो यहाँ पर उसका सेंस क्या हो जाएगा कि वो इन डिग्री और आउट डिग्री के फॉर्म में सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल हमने सेम ही बना दिए हैं, हम चाहे तो अलग अलग शेप देके बना सकते हैं, पर हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ एक वर्टेक्स है जिसकी 2 आउट डिग्री है ना, और एक इन डिग्री है, फिर एक वर्टेक्स है जिसकी देखा ये एक आउट डिग्री है और 2 इन डिग्री है, तो इसी तरीके से दूसरा ग्राफ भी होना चाहिए, मतलब वर्टाइसेस और एजेस जो है वो सेम फॉर्म में होना चाहिए, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स सेम होना चाहिए, है ना। तो isomorphic graph were defined such that they have identical behavior in terms of graph properties. For two diagraphs to be isomorphic, not only must their corresponding undirected graph be isomorphic. जरूरी नहीं है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर आइसोमॉर्फिक है उसके तो डायरेक्टेड ग्राफ भी आइसोमॉर्फिक होंगे, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी है, बट द डायरेक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एजेस मस्ट ऑल्सो एग्री, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो भी सेम होना चाहिए वर्टेक्स की। नंबर ऑफ वर्टेक्स जो फर्स्ट ग्राफ में हम देख रहे हैं उसी अकॉर्डिंग सेकंड ग्राफ में आइडेंटिकल बिहेवियर के होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। ओके, फिर सिंपल ग्राफ, अ डायग्राफ दैट हैव नो सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस इज कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ। अब जैसे ऐसे अगर अपन ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो ये पैरेलल एजेस हो जाती, तो ये सिंपल ग्राफ नहीं होता ना, पर यहाँ पर ये पैरेलल एजेस नहीं है इसलिए ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है।
क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। असिमेट्रिक डायग्राफ क्या होता है? डायग्राफ दैट हैव एट मोस्ट वन डायरेक्टेड एज between a pair of vertices but are allowed to have self loops are called asymmetric or antisymmetric digraph. Asymmetric digraph हम क्या बोल रहे हैं? That have at most one directed edge between a pair of vertices. उनके बीच में एक डायरेक्टेड एज होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इन डिग्री आउट डिग्री, ऐसा है ना। एक हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एक एज होना जरूरी है। बट आर अलाउड टू हैव सेल्फ लूप, सेल्फ लूप के लिए अलाउड करते हैं, आर कॉल्ड असिमेट्रिक डायग्राफ। अब जैसे हम यहाँ, जैसे ये देखो, ये है असिमेट्रिक डायग्राफ। हर एक पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एक डायरेक्टेड एज है और सेल्फ लूप भी है, सेल्फ लूप के लिए भी अलाउ करते हैं, यहाँ भी डायरेक्शन आएगा सेल्फ लूप में। और सिमेट्रिक क्या होता है कि हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में दोनों डायरेक्शन की एज होना चाहिए, है ना। डायरेक्टेड ग्राफ इन विच फॉर एवरी एज देयर इज ऑल्सो एन एज दिस, ए भी अगर एज है तो वहां पर बी एज भी होना चाहिए। समझ में आया दोनों? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यस शुभम। मैम सिमेट्रिक वर्ड का मीनिंग बता दीजिए। सिमेट्रिक वर्ड का मीनिंग होता है एक तरह से, जैसे कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सेम दिखना, मतलब सेम होना, एक तरह से ये होता है। अब यहाँ पर वही सिमेट्रिसिटी हम देख रहे हैं कि पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में जो है वो सिमेट्रिसिटी है, मतलब हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एक जैसा काम हो रहा है। मतलब अगर इस डायरेक्शन में एक एज है तो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में भी एज है ना, मतलब सिमेट्रिसिटी है, सेम है कहना चाहिए, है ना। यस मैम। हाँ, सिमिलर है। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट डायग्राफ। हमने जब कंप्लीट ग्राफ पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में कंप्लीट ग्राफ आपने क्या पढ़ा था कि आपने एक रेगुलर ग्राफ पढ़ा था, एक कंप्लीट ग्राफ पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था कंप्लीट ग्राफ? हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग डेफिनेशंस को रिवाइज करते हो? क्योंकि अगर आपने ये डेफिनेशंस रिवाइज नहीं करी तो आप भूल जाओगे, है ना। इतनी आसान नहीं है जितनी आसान पढ़ते टाइम लगती है। बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको याद नहीं रहेंगी, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको है ना ध्यान तो रखना पड़ेगा। हाँ, याद करो आपने क्या पढ़ा था। कंप्लीट ग्राफ पढ़ा था मैम, जिसमें कनेक्टेड होते हैं यूनिक एजेस से। यूनिक एज का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मैम यूनिक एज का मतलब जैसे कि यूनिक क्या होगा? यहाँ पर सभी यूनिक ही है, और मतलब आप ऐसा तो बोल नहीं रहे हो कि एक एज पे अपन ने बहुत सारे वर्टाइसेस कर दिए। मतलब यूनिक यहाँ पर वर्ड मुझे नहीं लगता आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन लिखी है कि नहीं, मुझे ये मैम सिंपल ग्राफ पढ़ा है तो सर, इसलिए मैं चेक कर रही हूँ। सिंपल ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ है, जिसमें हर एक वर्टेक्स की अपन बोलते हैं डिग्री सेम होना चाहिए। यस मैम। कंप्लीट ग्राफ नहीं हुआ। कंप्लीट ग्राफ नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अपन कंप्लीट डायग्राफ देख लेते हैं। मैम 8 मिनट्स रिमेनिंग है मीटिंग की, अटेंडेंस दे दे मैम। हाँ, वो मैं लिख रही हूँ अटेंडेंस। तो अपन अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो आप मुझे ये याद दिला देना कि आपको मैं कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन लिखवा दूंगी, है ना। और Yes, फिर उसके ma'am. बाद अपन कंप्लीट Okay. डायग्राफ पढ़ेंगे, है ना। बाकी इतना आप देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं तब तक अटेंडेंस लगा रही हूँ।
विकास पटेल आज फर्स्ट क्लास है क्या? यस मैम। एंड योगिता, सॉरी योगित परिहार, आपकी भी फर्स्ट क्लास है? बोलो योगित। Yes, ma'am. Yes, ma'am. First day. ओके, नेक्स्ट और कौन दिख रहा है? शीतल। यस मैम, मेरी भी आज फर्स्ट क्लास है। ओके, अब जो एब्सेंट है मैं उनके नाम बोल रही हूँ, है ना? तानवी, चेतन, संदेश, पिंकी, अंकित, अविनाश, संदीप और सॉरी ये बंटी। बंटी तुम्हारा ये स्कॉलर नंबर चेंज हो गया है क्या? नो मैम, 38 और 94 लास्ट में। तो पहले वाला तो मेरे पास जो है वो 2002230 है। नो मैम, वो नहीं है, चेंज हो गया सामने। अच्छा ठीक है, फिर है नीरज, सॉरी सॉरी नीरज प्रेजेंट है। हाँ, नेक्स्ट जो एब्सेंट है वो है गोलू खत्री। इसके अलावा जिनकी फर्स्ट क्लास है उनके नाम विकास, योगित और शीतल। इसके अलावा कोई ऐसा है? हाँ, मैम देवेंद्र चौहान। देवेंद्र चौहान, राइट है ना? देवेंद्र चौहान तुम्हारी भी फर्स्ट क्लास है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। और कोई है ऐसा? मैंने फर्स्ट क्लास वाले 4 बच्चे, मैंने चारों के नाम बता दिए और जो एब्सेंट है उनके। इसके अलावा कोई ऐसा? एक कोई छूट रहा है शायद। 2 3 4, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से किसी को कुछ पूछना है? नहीं? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब अपन बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। Okay, ma'am.